नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हो। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का प्रण लिया और दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि वो लगातार लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच में गलतफहमियां फैला रहे हैं और लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के सभी नागरिकों को, जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो। आपने भ्रम फैलाया, झूठ बोला, इसके कारण कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। आपने भ्रम फैला के उनकी जिंदगी खतरे में डाली। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज बैतूल जिले के दुलारिया गांव में ग्रामवासियों से बात की जो भ्रम के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, समझाया सरल शब्दों में, और वहां गांव वालों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों के मन की बात को वो ना सुनना चाहते हैं और ना ही शायद उनके कानों तक की बात पहुंच पा रही है। उन्होंने अपने कान और आंखें पूरी तरीके से बंद किए हुए हैं। महीने प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। 140 करोड़ लोगों के मन की बात ना वो सुनना चाहते हैं और ना शायद उनके कानों तक पहुंच पाती है, चूंकि उन्होंने अपने कान और आंखें बंद कर रखी हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को दाद दूंगा उनकी हिम्मत की कि ऐसे माहौल में जब उन्होंने देश को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर ऑक्सीजन की वजह से लोग मारे गए हों, अस्पतालों में एडमिशन ना हो, बेड अवेलेबल ना हो, दवाइयां बाजार में ना मिलती हो, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा देश के अंदर बढ़ गई हो, बेरोजगारी बढ़ गई हो, किसान 7 महीने से सड़कों पर बैठा हो, और प्रधानमंत्री फिर भी मन की बात करके ये समझते हैं कि उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। उनकी हिम्मत काबिले तारीफ है। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की गई। कोरोना को देखते हुए कार्य समिति में केवल 100 प्रदेश पदाधिकारियों को ही शामिल होने की परमिशन दी गई है। बैठक को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के रूप में लगातार मना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस देश में बिना टीकाकरण के ना रह जाए, ये सुनिश्चित करना है। साथ ही नड्डा ने कहा कि पहले 2 कंपनियां वैक्सीन बनाती थी, अब 13 कंपनियों को परमिशन दी गई है और दिसंबर तक 19 कंपनियां वैक्सीन बनाने लगेगी। आगे उनकी ओर से कहा गया वैक्सीन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उनकी ओर से कहा गया जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी सबको वैसे वैसे वैक्सीन लगती रहेगी। दिक्कत प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी छठ तक, दिवाली तक इसके लिए अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निर्णय किया है 80 करोड़ की जनता को। यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग पूरी ताकत लगाकर हमारे गरीब व्यक्ति कोई भी बिना अन्न के न रह जाए, इसके लिए पीडीएस की दुकानों पर अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगा करके सुनिश्चित करना है कि उनको ये अनाज मिल जाए और उनको ये अनाज मिलने में कोई भी दिक्कत ना आए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए भी मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका योजन करें। अभी हमारा इस मामले में सर्कुलर भी आएगा, आपको 1-2 दिनों में वो सर्कुलर मिल जाएगा। भूपेंद्र यादव जी उसकी चिंता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने झारखंड में चुनाव को लेकर कहा है कि मैं उसी प्रक्रिया को मानता हूं जहां पर चुनी हुई सरकार हो और जब तक चुनी हुई सरकार नहीं होगी तब तक योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल सकता। स्टेट गवर्नमेंट ही तो बनाएगा स्टेट हो, वही तो स्टेट कहा जाएगा जब चुनाव होगा तो प्रक्रिया तो वही होगी। मैं उसको सपोर्ट कर रहा नहीं, मैं वही प्रक्रिया को मानता हूं
इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए, और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर में जो 2 स्टेप आपने बताया, तो उसमें डिलिमिटेशन के बिना चुनाव नहीं होगा। जब तक चुनी हुई सरकार नहीं होगी, स्टेटहुड पहले भी मिले, तब मैं समझता हूं कि वो भी एक बहुत अच्छा शुरुआत रहेगा, क्योंकि इस राज्य के सरकार का गठन होगा। चुने हुए लोग किस राज के रहेंगे, इसलिए डिलिमिटेशन, स्टेटहुड, इलेक्शन। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर की स्थितियों को लेकर कहा है कि कश्मीर में पिछले 2 साल से पत्थरबाजी बंद पड़ी हुई है। धारा 370 हटने से घटनाओं में कुछ हद तक कमी देखने को मिली है। ऐसे में अब भी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों को समझने की जरूरत है। धारा 370 एबॉलिश होने से पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी? रोजमर्रा की पत्थरबाजी बंद, मिलिटेंट्स के जनाजे में लोग, पाकिस्तान के झंडे। उनको इस स्थिति को समझना होगा कि पिछले लगभग 2 वर्ष से इन सब चीजों पर लगाम लगी है। कारण इसका कंट्रोल सेंटर के पास है। आने वाले समय में मैं ये कहूंगा कि बेहतर परिस्थिति हुई है, लेकिन सब कुछ बेहतर हो गया ऐसा भी नहीं है। अभी भी इस चीज को कंटिन्यू करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। और जिन कारणों से ये हुआ, कौन लोग जिम्मेवार थे, इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, लोग समझते हैं। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने अपने बगावती चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधते हुए कहा था कि आखिर पार्टी तोड़ने की अभी क्या जरूरत थी। वहीं चिराग ने यह भी कहा है कि पार्टी सांसद और विधायक से नहीं चलती, बल्कि संविधान और संगठन से चलती है। हालांकि इस गतिरोध के बीच में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि हमारे साथ जो गठबंधन है, हम उसी के साथ था, ना हमें किसी से दुश्मनी है और ना ही किसी के साथ कोई एलर्जी। हमारे साथ जो हमारा एलआई है, हम उस एलआई के साथ हैं, उस एलआई के साथ रहेंगे। न हमको किसी से दुश्मनी है और न किसी से कोई एलर्जी है। हम जिस तरह से साथ चल रहे हैं, जिस तरह हमारी सरकार है, रहेगी। मेरे पिताजी और लालू जी करीबी दोस्त थे। तेजस्वी मेरे छोटे भाई जैसा है। चिराग पासवान ने ये बात कही है। तो है, तो बढ़िया बात है। उनके पिताजी दोस्त थे, उनके पिताजी के लड़का जी के दोस्त हो जाए तो इसमें रोक कौन सकता है? भाई हो, दोस्त हो, मित्र हो, शुभचिंतक हो, तो इसमें इससे कोई परहेज तो हो नहीं सकता है। रिश्ता तो व्यक्ति के देहे रिश्ता चलता है, देहे नाता चलता है। आपका नाता किससे है, किससे रिश्ता है, ये तो आप स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं, आप स्वयं जान सकते हैं। बिहार के राजनीतिक हलकों में एक बार फिर से पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है, मेरे अंदर सफल राजनेता बनने की क्षमता नहीं है, मैं बन सकता तो अब तक बन गया होता। उन्होंने कहा कि ऐसा डीजीपी खोज के निकाल दीजिए जो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए डीजीपी पद से 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दे। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि मैं विधायक इसलिए बनना चाहता था कि कमजोर वर्ग के साथ खड़ा हो सकूं। जिस भूमिका पर ईश्वर ने रखा वो मैंने काम बड़ी निष्ठा से की। 33 वर्षों तक पुलिस सेवा में रहा, 8 जिलों में एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, सब मिलाकर 25-26 जिलों में काम करने का मौका मिला। तो इस बात का कोई अहंकार नहीं है, लेकिन बहुत विनम्र अनुरोध है कि जहां जहां एसपी रहा, लोग मुझे क्या समझते थे, क्या जानते थे, जाकर सर्वे करने, सोचने की, देखने की चीज है, लोगों से पूछने की चीज है, समझने की चीज है। सबसे ज्यादा शांति किससे मिली? आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे, पॉलिटिशियन गुप्तेश्वर पांडे और अभी भी गुप्तेश्वर पांडे। कितना दिन पॉलिटिक्स मैंने किया, कितना दिन पॉलिटिक्स में रहा, पॉलिटिक्स का एबीसी मुझे नहीं आता। और ये बात प्रमाणित है कि पॉलिटिक्स में फेल्योर, पॉलिटिशियन बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो मुझ में नहीं है। वो योग्यता रहती तो मैं पॉलिटिशियन बन जाता। जो त्याग चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जो धीरज चाहिए, जो सेवा चाहिए, पॉलिटिशियन तो बहुत महान लोग होते हैं। तो मैंने भाग छोटा विलास बड़ा, मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया होगा।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार को हुए 2 धमाकों को आतंकी हमला करार दिया है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि पुलिस, वायुसेना और दूसरी एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। जम्मू पुलिस ने 5 से 6 किलो वजन का एक और विस्फोटक बरामद किया है और ये विस्फोटक लश्कर के एक ऑपरेटिव को मिला था, जो उसे शहर में किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाने की फिराक में था। इस बरामदगी में शहर में एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। वहीं पर पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति से फिलहाल पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं पर पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ में जम्मू हवाई अड्डे पे हुए विस्फोट के बारे में लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर सिर्फ न्यूज इंडिया पर। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत काफी रियायतों के साथ में लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कॉलर ही आ सकेंगे। लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी छात्र छात्राओं को अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा शिक्षक सिर्फ उन स्टूडेंट्स की ही क्लास ले सकेंगे जिनकी पढ़ाई में कुछ डाउट है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए यहां पर 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वहीं पर हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने लॉकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश यहां पर जारी किए हैं। वहीं पर उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी का प्रभाव अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए कोई भी ढिलाई ना बरते। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सराहा है। उनकी ओर से कहा गया कि पूरे देश में मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने ओलंपिक,
वैक्सीन, पर्यावरण के लिए जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तव में ये मुद्दे देश के लिए अब बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात पूरे देश के अंदर सुनी गई और दिल्ली में हमने हर बूथ पर ये कार्यक्रम किया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें ओलंपिक और खेल के बारे में कही है, वैक्सीन के बारे में कही है, पर्यावरण के लिए कही है, वास्तव में वो विषय जो जनता के लिए बहुत जरूरी हैं, संवेदनशील हैं, उन मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ है। और वास्तव में प्रधानमंत्री जी के मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो एक गैर राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरण और संस्कृति की बात करने वाला एक मंच, और जिसमें इस तरह उनका जो संवाद होता है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम आज ईस्ट पटेल नगर के इस बूथ पर सुना गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यहाँ पर आना हुआ है। मथुरा के एक्सप्रेस वे के माइन स्टोन के पास में एक कार अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 की मौत हो गई, बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे में घायलों का जिला अस्पताल में उपचार करवाया जा रहा है। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई है जब दिल्ली छतरपुर निवासी अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आगरा जा रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आगरा जा रहे थे और एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें एक श्रेया नाम की लड़की 19 साल की और एक लवी नाम की लड़की 12 ईयर्स की, दोनों की डेथ हो गई है और बाकी 2-3 लोग घायल हो गए हैं। एक की हालत थोड़ी सीरियस थी, उसको तो आगरा रेफर कर दिया, वो दोस्तों कहीं से लिए ले गए और बाकी लोग जख्मियों को यहाँ पर तो नहीं आए, जो यहाँ पे आए उनके बारे में नहीं पता। डूंगरपुर बिछवाड़ा पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक वाहन से करीब 2.5 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करी है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी अवैध शराब वाहन में छुपाकर गुजरात की सूरत लेकर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। थाना बिछवाड़ा द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर आज अंग्रेजी शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर एक पिकअप से 60 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। ये अंग्रेजी शराब प्लाईवुड की पट्टियों और लकड़ी के फट्टों की आड़ में राजस्थान से गुजरात की ओर ले जाई जा रही थी, जिसको मौके के ऊपर 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। जयपुर के पास विधानसभा क्षेत्र बस्सी की तहसील तुंगा इलाके में हल्की बरसात होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। तुंगा तहसील के ग्राम अखेपुरा समेत कई गांवों में हल्की बरसात देखने को मिली है। गौरतलब है कि किसानों ने हाल ही में अपने खेतों में खरीफ की फसल बाजरे समेत अन्य फसलें यहां पर बोई है, जिसके बाद में बरसात आने से किसानों के चेहरे खिल उठे। आपको ये भी बता दें, बरसात फसल को काफी फायदा पहुंचाएगी। पिछले 4-5 दिन से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे गर्मी से, बारिश का भी इंतजार कर रहे थे और क्षेत्र में बारिश भी नहीं हुई थी। उराई बुआई का काम लगभग खेतों में हो भी गया था। कुछ लोग बारिश का इंतजार में खेतों में बुआई के लिए ट्रैक्टर के भाई अपन बारिश आ जाए तो खेतों में जुताई का काम हो जाए। और आज अभी दोपहर बाद थोड़ी देर बारिश आई है तो अच्छी बारिश हुई है, इससे थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अजमेर में ग्राम पंचायत सातोलाव में सरपंच ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। देव नारायण मंदिर, अटल सेवा केंद्र और स्कूल परिसर के आसपास की भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा बाड़े बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे जेसीबी चलाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहीं पर सरपंच धनराज गुर्जर ने बताया है कि देव नारायण नवयुवक मंडल ने अतिक्रमण हटवाने की मांग करी, जिसके तहत रविवार को ग्राम पंचायत सातोलाव में जेसीबी चलाकर मंदिर, स्कूल और राजीव गांधी केंद्र के आसपास की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अवैध कब्जे सरकारी भवन पर व ग्राम पंचायत परिसर पर और सरकारी स्कूल परिसर पर और राजीव गांधी परिसर और देवनारायण मंदिर के परिसर पर और देवनारायण नवयुवक मंडल ने ग्राम पंचायत सातोलाव को
अर्जी लिखकर हमें अवगत कराया गया और जिसे तुरंत प्रभाव से हो रहे अतिक्रमण को रोककर जेसीबी चलाएगी। अंता मंगरोल के बीच चल रहे हाईवे निर्माण कार्य में पचरेल गांव के पास बिजली की चपेट में आने से ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिससे ट्रक जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक विद्युत लाइन की चपेट में आने से ड्राइवर नीचे कूद गया, जिसके कारण ड्राइवर की जान तो बच गई। दरअसल अंता से मंगरोल हाईवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ऐसे में ट्रक मिट्टी ला रहे हैं और साइड में डाल रहे हैं। वहीं पर 11,000 केवी विद्युत लाइन नीचे होने के कारण मिट्टी खाली करते वक्त में ठेकेदार का ट्रक लाइन की चपेट में आ गया, जिसमें ग्रामीण ने दमकल के साथ में मिलकर आग पर बमुश्किल काबू पाने की कोशिश करी, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। भरतपुर के आरबीएम जनाना चिकित्सालयों में चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने 640 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद रंजीता कोली भी वहां पर मौजूद रही। चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता की आई समस्या को देखते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम यहां पर सरकार की ओर से किया जा रहा है, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला हम सब डटकर कर सके। माननीय मंत्री साहब ने बड़ा ही शुभ दिन है आरबीएम हॉस्पिटल के लिए, और अब जैसे कि अभी बताया है माननीय मंत्री साहब ने कि 640 बेड का हम लोगों ने किया है, और इसमें सहयोग माननीय मंत्री साहब और मैंने दोनों ही ने किया है। तो हमारी जनता जो कि हर एक चीज के लिए बाहर भगती थी, आज वो बाहर नहीं भगेगी। यहाँ ही उनका इलाज होगा और जो चिकित्सा कर्मी है वो भी यहाँ पर रह करके उनका अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। दिन है इस आरबीएम हॉस्पिटल के लिए कि जहां केवल 70 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट था, आज वो बढ़कर के शिलान्यास करने के बाद ये लगभग 640 सिलेंडर प्रतिदिन का हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जुलाई के 20-25 जुलाई तक ये यहाँ ऑक्सीजन का जनरेशन शुरू हो जाएगा। आप सब जानते हैं कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था। उसी चुनौती से सामना करते हुए, उसी से लेसन लेते हुए हम एमपी साहिबान का भी इस पर सहयोग मिला है, हमने भी सहयोग दिया है, राजस्थान सरकार ने सहयोग दिया, नगर निगम का सहयोग है, यूआईटी का सहयोग है। उन सबके सहयोग से लगभग 640 के जनरेशन प्लांट का शिलान्यास किया गया है। राजस्थान के शिक्षा पर्यटन देवस्थान राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने श्री कल्याण आरोग्य सदन सांवली का निरीक्षण किया। साथ ही होम्योपैथिक और आयुर्वेद औषधालय का शुभारंभ उनकी ओर से किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि आज कल्याण आरोग्य सदन सांवली में मानवता की सेवा के लिए 2 नए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक आउटडोर की शुरुआत की गई है। इसके लिए मैं आरोग्य ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा करता हूं। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए 2 नए आउटडोर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के शुरू किए गए हैं। मैं आरोग्य सदन के तमाम ट्रस्टियों को, सचिव आदरणीय कांता प्रसाद जी मोर साहब को, अध्यक्ष सोमनाथ तिरंजी को, सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार की ओर से, सीकर के निवासियों की ओर से, प्रदेश के लोगों की ओर से, कि जो सांवली पूरे एशिया में प्रसिद्ध है टीबी हॉस्पिटल के रूप में, और लाखों लोगों की जान बचाने का काम यहाँ पर पूजनीय बद्रीनारायण जी सोरडानी, पूजनीय साउंड जी मोर साहब ने, दामोदर प्रसाद जी शर्मा साहब ने, सब लोगों ने मिलकर के किया। राजस्थान में बरसात का दौर ज्यादातर जिलों में थम सा गया है। झमाझम बरसात को किसान और आमजन तरस से गए हैं। अब की बार मानसून जल्द आने की खुशखबरी से जहां रौनक थी, वहीं मानसून की बेरुखी से अब चिंता काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ छोटे विक्षोभ विकसित होने के कारण दक्षिणी और पूर्वी दिशा से राजस्थान में आने वाली मानसूनी हवाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण पिछले हफ्ते भर से प्रदेशवासी बरसात के लिए तरस रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटे बाद ही मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। जयपुर से न्यूज इंडिया के संवाददाता बता रहे हैं मौसम और मानसून का हाल।
प्रदेश में मानसून की शुरुआती रंगत दिखने के बाद मानसून अचानक ओझल हो गया और यही वो कारण है कि जून का आखिरी सप्ताह चल रहा है लेकिन मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय नहीं हो पाया है। मौसम विज्ञानियों को भी चिंता है कि मानसून अब की बार देरी से राजस्थान के अंदर सक्रिय होने की अब आशंका है और माना यह जा रहा है कि जुलाई तक ही पहले हफ्ते तक जो है मानसून प्रदेश के अंदर आगमन करेगा और पूरी तरीके से छाएगा। माना यह भी जा रहा है कि अब की बार मानसून जो है वो कुछ देरी से भी राजस्थान के अंदर आ सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान तक जो मानसून है उसकी आगमन तो हो गया लेकिन जो चक्रवाती तंत्र है वो इसलिए कमजोर पड़ गया कि 3-4 ऐसे छोटे छोटे विक्षोभ जो हैं वो विकसित हो गए थे जिनकी वजह से मानसून की हवाएं जो है वो कमजोर पड़ गई। इसी के चलते राजधानी जयपुर के अंदर आसमान जो है वो ज़्यादातर जगह साफ है, कहीं कहीं सफ़ेद जो बादल हैं वो बादल नज़र आते हैं लेकिन जो वर्षीय मेघ जिन्हें कहा जाता है काले घने बादल, उनकी घटाएं नज़र नहीं आती। यदि बादल आते भी हैं तो ऐसे बादल उड़ करके चले जाते हैं और पूरी तरीके से मेघ वर्षण नहीं कर पाते। निश्चित रूप से ये चिंता की बात बनी हुई है। दूसरी ओर सरकार और किसानों के लिए भी चिंता की बात है क्योंकि बिना मानसून जो कृषि है वो कैसे संभव हो पाएगी। राजस्थान अर्ध शुष्क प्रदेशों के अंदर आता है और निश्चित रूप से ज़्यादातर जो इलाके हैं राजस्थान के उसके अंदर पानी की कमी रहती है। डेजर्ट इलाके को छोड़ दिया जाए शेष राजस्थान के अंदर भी पानी की अच्छी स्थिति नहीं है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के ज़्यादातर जो ज़िले हैं वो डार्क जोन के अंदर जा चुके हैं। ऐसे में यदि अच्छी बारिश नहीं हुई तो पेयजल का भी एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कैमरामैन सुरेश गोयल के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया जयपुर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।